हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। तो ये जो वीडियो है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आज के इतिहास के बारे में। आज डेट क्या है? आज है 24 फरवरी। तो 24 फरवरी का जो इतिहास है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो क्या 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 डिस्कस करते हैं हम इतिहास में? जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास में हुई होती है, जो भी तारीख होती है, जैसे आज क्या है 24 फरवरी, तो 24 फरवरी को जो भी इतिहास में महत्वपूर्ण चीजें हुई होंगी, जो भी घटनाएं हुई होंगी, उन सबके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले हम देखेंगे हमारे देश के अंदर आज के दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। सबसे पहली घटना देखते हैं 24 फरवरी 1739। ओके, तो 24 फरवरी 1739। तो आज के दिन क्या हुआ था? देखिए 24 फरवरी 1739 में बैटल ऑफ करनाल हुई थी। कौन सी हुई थी? करनाल का युद्ध हुआ था। करनाल कहां पे पड़ता है? आपका हरियाणा में पड़ता है ना करनाल जगह। तो वहां पे युद्ध हुआ था आज के दिन। किस किस के बीच में हुआ था? देखिए ईरान के राजा थे, जो ईरान का शासक था उस टाइम पे, कौन? नादिर शाह। और जो मुगल साम्राज्य का शासक था उस टाइम पे कौन था? मोहम्मद शाह। इन दोनों के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में? मोहम्मद शाह जो मुगल का शासक था, और जो मुगल साम्राज्य था भारत के अंदर उसका शासक था, और जो ईरान का शासक था, जो ईरान में साम्राज्य था उसका शासक था कौन? नादिर शाह। इन दोनों के बीच में आज के दिन ये युद्ध हुआ था। देखिए ये युद्ध खाली 3 ही घंटे तक चला था। इतना छोटा सा ये युद्ध था। ये जो आपकी मुगल की सेना थी ना, मोहम्मद शाह की सेना थी, इसको आउट क्लास कर दिया था नादिर शाह की सेना ने 3 ही घंटे में। बहुत छोटी सेना थी नादिर शाह की सेना, मुकाबला करें अगर तो मोहम्मद शाह की सेना से, फिर भी 3 घंटे के अंदर उसने हरा दिया। नादिर शाह की सेना ने किसको हरा दिया? मोहम्मद शाह की सेना को हरा दिया। और हराने के बाद क्या था? दिल्ली पे कब्जा हो गया, है ना। दिल्ली पे कब्जा हो गया। दिल्ली जो थी वही तो कैपिटल थी, वही तो राजधानी थी मुगल एम्पायर की, वही तो राजधानी थी दिल्ली। दिल्ली के ऊपर कब्जा हो गया और दिल्ली पर फिर इन्होंने राज किया। किसने? कुछ समय तक नादिर शाह ने। चलो अगर मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊं ना, किस लिए इन्होंने हमला किया था, फिर हमले के बाद क्या क्या हुआ, है ना, मतलब ये लड़ाई के बाद क्या क्या हुआ, देखो शुरू से बताता हूं मैं आपको। तो क्या हुआ, नादिर शाह जो है ना, नादिर शाह ईरान के राजा, ठीक है, ईरान के शासक थे, शासक बोल सकते हो आप, शासक या बादशाह थे। और ईरान के बाद क्या आता है बीच में? पहले क्या आता है? अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद इंडिया आता है ना। इंडिया जो, क्योंकि पाकिस्तान वाला जो इलाका पहले इंडिया में आता था, हालांकि ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है जो ये पाकिस्तान वाला इलाका है, इसका मतलब उस समय पे इंडिया करता था। लेकिन पहले इनकी क्या, किससे लड़ाई चल रही थी? इनकी लड़ाई चल रही थी जो अफगानी थे, है ना, अफगानी से इनकी लड़ाई चल रही थी। अफगानी से लड़ाई के बाद क्या हुआ? इन्होंने अफगानी को हरा दिया। जब अफगानी को इन्होंने हराया तो जितने भी अफगानी के वो थे ना, राजा थे या शासक थे, वो सब आके बस गए। किसके पास आके बस गए? मोहम्मद शाह के पास आके, मतलब जो मुगल साम्राज्य था उसमें आके बस गए। तो नादिर शाह ने पहले मोहम्मद शाह से कहा कि ये जितने भी राजा तुम्हारे पास आके बसे हैं ना, इनको मुझे वापस कर दो, है ना। लेकिन नादिर शाह नहीं, सॉरी, मोहम्मद शाह अपना पूरा वही राजा वाला अपना एटीट्यूड था इनका पूरा, कि हम कैसे वापस कर दें, इतना बड़ा साम्राज्य हम लोग चलाते हैं ना, और कैसे वापस कर दे, पूरी दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य है मुगल साम्राज्य, पूरी दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य था उस समय पे। हालांकि लीडर इतने मजबूत नहीं थे, ये जो थे मोहम्मद शाह, ये इतने मजबूत लीडर नहीं थे। इनका पूरा नाम जानते हो क्या था? किस नाम से फेमस थे? इनका पूरा नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। अपने रंगीले मिजाज की वजह से इनको रंगीला बोला था, ठीक है। इनका उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में कोई वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था इनका। बस क्या था? आराम करो, शराब पियो, और ऐसे करके अपना पूरा इनका चलता था, ठीक है, इनका पूरा चलता था। क्योंकि देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आपको जो आपने मेन मुगल साम्राज्यों के नाम सुने होंगे, कहां से कहां तक सुने होंगे? साम्राज्य नहीं, जो शासक है, जो राजा है, उनके नाम बाबर से लेके और औरंगजेब तक सुने होंगे आपने। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद आपने किसी का भी नाम ज्यादातर सुना नहीं होगा। ये जो मोहम्मद शाह उनके बाद आए थे, ठीक है, उनके बाद आए थे मोहम्मद शाह। देखिए 1739 में ये शासक है यहाँ के, है ना, तो सीधी साधी बात है। ये जो आपके हैं, ये जो आपका औरंगजेब है, इनके बाद ही आए थे। तो औरंगजेब के बाद जितने भी राजा आए थे ना, उसके वो इतने ताकतवर नहीं थे। इसी वजह से तो मुगल एम्पायर क्या था, जो मुगल साम्राज्य था, धीरे धीरे नीचे गिरता चला जा रहा था, है ना, औरंगजेब के बाद। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आपको यहाँ बाबर से लेके और 1707 जब तक औरंगजेब की मृत्यु तब तक पढ़ना है। हम इसके आगे का थोड़ा बहुत पढ़ना है कि इसके बाद क्या क्या हुआ, लेकिन राजा कौन कौन थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, ये सब नहीं पढ़ना, क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा किया भी नहीं था, ठीक है। तो भले ही इतने ताकतवर राजा नहीं थे, भले ही मुगल साम्राज्य उतना ताकतवर नहीं था, लेकिन अमीर था सबसे, उस समय पे सबसे अमीर था। तो पहले तो नादिर शाह को इसी चीज ने अट्रैक्ट किया, किस चीज ने अट्रैक्ट किया कि इनके पास सोना इतना है, मतलब सोना का मतलब पैसा, हीरे जवाहरात इतने हैं, तो अगर अपनी आर्मी को मेंटेन करके रखना है मुझे, तो सोना तो चाहिए, सोना पैसा तो चाहिए। फिर दूसरी चीज क्या हो गई? सोने पर सुहागा। एक और चीज क्या हो गई? एक और चीज हो गई, जब ये जो आपके अफगान के बहुत सारे शासक थे, उनको किसने रख लिया? मोहम्मद शाह ने रख लिया। और इस बात से जब नादिर शाह ने मांगा उनको वापस मोहम्मद शाह से, तो मोहम्मद शाह ने मना कर दिया, ठीक है। इस बात से और ज्यादा नाराज हो गया नादिर शाह, और जब नाराज हो गया तो उसने क्या किया? हमला कर दिया। किस पे?
मोहम्मद शाह की सेना पे सबसे पहले इसने किस पे हमला किया? सबसे पहले इसने हमला किया जो ये आपका पाकिस्तान वाला इलाका है ना उस समय पे, क्योंकि देखिए ये जो आपका मुगल साम्राज्य था ना, ये उस समय पे बहुत मतलब बड़े एरिया में फैला हुआ था। औरंगजेब जो था उसने बहुत बड़े एरिया में फैलाया हुआ था, क्योंकि ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई है, अभी 1739 ही हुए हैं, तो अभी इतनी तेजी से नीचे नहीं गिर रहा है मुगल साम्राज्य, धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन इतनी तेजी से नीचे नहीं गिर रहा है, क्योंकि और ज्यादा कोई आसपास इतनी बड़ी पावर भी नहीं है। राजपूत वगैरह हैं, लेकिन राजपूत भी इतनी ज्यादा इनके साथ इस समय पे इंगेजमेंट में नहीं है कि इनको वो किया जाए, क्या किया जाए, इनके अगेंस्ट लड़ा जाए, है ना। अभी इतनी ज्यादा उसमें है नहीं है ना। आपका मराठा साम्राज्य अभी बना नहीं है, अभी नहीं बना मराठा साम्राज्य भी, तो इतनी इनको जो है अभी अपोजिशन थी नहीं, तो इनका जो पूरा साम्राज्य था इधर ये ईरान की बॉर्डर तक फैला हुआ था, पेशावर वगैरह ये सब जो इलाका है। तो इन्होंने इसने क्या किया, सबसे पहले नादिर शाह ने पेशावर को कब्जा किया। पेशावर पर कब्जा करने के बाद कान खड़े हो गए मोहम्मद शाह के, इनके यहाँ का मतलब इनका जो साम्राज्य था है ना, उसी का एक इलाका चला गया, उसी का एक इलाका चला गया। तो मोहम्मद शाह ने क्या किया, जितने भी आसपास के इनके जितने भी इलाके थे है ना, बंगाल की से मतलब बंगाल जो था एक अलग वो था तो इसी का हिस्सा था, तो मुगल साम्राज्य का हिस्सा ही, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब ऐसे था ना, अलग अलग हिस्सों में बांटे हुए होते थे। तो बंगाल था, नीचे का हिस्सा था, मिडिल का हिस्सा था, पूरे इन सब की क्या करें, पूरी सेना को इकट्ठा कर दिया, उनकी बहुत बड़ी सेना बन गई, मोहम्मद शाह की बहुत बड़ी सेना हो गई। लेकिन दूसरी तरफ नादिर शाह दूर से आ रहा था, ईरान से आ रहा था, बीच में युद्ध लड़ते हुए आ रहा था, तो इनकी सेना इतनी थी नहीं, लेकिन फिर भी अपनी टैक्टिक्स की वजह से इसने 3 घंटे के अंदर अंदर 3 घंटे समझ रहे हो आप, जब बाबर ने क्या किया था, जब बाबर ने कब्जा किया था भारत के ऊपर, दिल्ली के ऊपर, ठीक है, तो जो लोदीज को हराया था वो 6 घंटे चली थी, वो जो लड़ाई चली थी वो 6 घंटे तक चली थी। तो जो बाबर ने किया था उस समय पे दिल्ली सल्तनत लोदीज के साथ भारत पे कब्जा करने के लिए, वही अब किसके साथ होने वाला था, वही अब मुगल साम्राज्य के साथ होने वाला था। और ये तो और भी जल्दी हो गया, 3 घंटे के अंदर अंदर नादिर शाह ने इसकी सेना को हरा दिया। जब इतनी जल्दी किसी की सेना को आपने हरा दिया तो इसका मतलब बहुत बुरी तरह हरा है, यही बोलेंगे ना, बहुत बुरी तरह हरा है। तो फिर मोहम्मद शाह बिल्कुल घुटनों पे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब जीत गया तो नादिर शाह के आराम से दिल्ली में आया, क्योंकि अब क्या करना था, हरा तो दिया, तो अब पैसे भी तो लूटने हैं ना, पैसे भी लूटने। इसका कोई ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हमको कि इसको दिल्ली की गद्दी पे बैठना है, लेकिन इसको पैसे की जरूरत थी, इसको पैसे चाहिए थे, और जो अफगान राजा थे उनको मारना था या लेके जाना था, जो भी करना था। तो ये क्या हुआ, नादिर शाह आया दिल्ली में, है ना। दिल्ली में आने के बाद काफी समय तक रहा, दिल्ली में काफी समय तक रहा। ये जो युद्ध हुआ था ना, ये युद्ध हुआ था करनाल में, ये बता दूं आपको, करनाल में युद्ध हुआ था, जो ये युद्ध जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, 24 फरवरी 1739 को ये वाला युद्ध हुआ था, ये 3 घंटे में जो खत्म हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद की बात करते हैं, युद्ध के बाद की बात। जब ये युद्ध जीत गया नादिर शाह, तो दिल्ली में रहने आया, दिल्ली में रहने आने के बाद ये दिल्ली में काफी समय तक रहा था, ऐसे कोई करीबन 2-2.5 महीने तक रहा था ये दिल्ली में। तो दिल्ली में आराम से रह रहा था, इसकी पूरी सेना भी वहीं रह रही थी। तो क्या हुआ, इसने उसके बाद दिल्ली में बहुत ज्यादा कत्लेआम मचाया था इसकी सेना ने, वो क्यों मचाया था वो आपको बताता हूँ। तो नादिर शाह आराम से रह रहा था, ठीक है, इनके नीचे ये मोहम्मद शाह रह रहा था। मोहम्मद शाह ने इनको अपनी चाबी तक दे दी थी, जो खजाने जो तिजोरी होती है ना, उस टाइम पे तो बड़ी बड़ी तिजोरी हुआ करती होंगी, इतना सारा सोना हुआ करता था, तो पूरी चाबी किसको दे दी थी, नादिर शाह को दे दी थी। बिल्कुल घुटनों पे थे ये जो मोहम्मद शाह थे, बिल्कुल घुटनों पे आ गए थे। फिर क्या हुआ कि जो इनकी सेना तो रहेगी नहीं महल में, सेना तो आसपास जब लोग थे वो रह रहे थे आसपास, और बाकी दिल्ली के लोग भी थे। तो क्या हुआ कि जो इनकी सेना थी, नादिर शाह की सेना थी ना, इसके बहुत सारे सैनिक बाजार में घूम रहे थे। दिल्ली में बाजार लगते थे उस समय पे, जैसे आजकल बाजार लगते हैं, ये पटपरगंज वगैरह में बाजार लगते हैं ना, ऐसे उस समय पे भी लगते थे। तो इनकी सेना वहां पर, सेना के कुछ लोग घूम रहे थे वहां पे बाजार में। तो उनको क्या लगा कि जो सामान इनको दिया जा रहा है वो बहुत महंगा दिया जा रहा है, ठीक है, बहुत महंगा दिया जा रहा है। देखिए महंगाई तो बढ़ी जाती है जब कोई दूसरा शासक आपके यहाँ पे राज कर रहा है ना, राज करने लगा, जो आपका मेन शासक था वो हार गया, तो महंगाई तो अपने आप ही बढ़ जाती है, महंगाई तो अपने आप ही बढ़ जाती है। तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो इससे परेशान होकर जो नादिर शाह के सैनिक थे ना, वो जो बाजार में लोग थे उनको जो है उनके साथ लड़ाई कर रहे थे। अब लड़ाई में क्या हुआ, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए दिल्ली की साइड, मतलब दिल्ली के जो लोग थे वो एक साथ इकट्ठे हो गए, और नादिर शाह के कुछ ही सोल्जर्स थे, तो उन कुछ सोल्जर्स को उन्होंने मार दिया, लड़ाई हुई उसमें उनको मार दिया। अब जब ये बात नादिर शाह को पता चली, तो नादिर शाह को बहुत वो लगा, मतलब मैं पूरा तुम्हारे यहाँ को हरा के तुम्हारी गद्दी पे बैठा हूँ, तुम्हारा राजा मेरे नीचे बैठा है, और तुम मेरे सैनिक को मार रहे हो, तो लगता है ना कि मेरी कोई वो है भी कि नहीं अथॉरिटी। तो इसने क्या किया, ये फिर जाके ये वहां पे गया, एक मस्जिद थी जामा मस्जिद तो अभी भी है, ये जामा मस्जिद के ऊपर गया, इसने मतलब सबको बुलाया, बहुत सारे लोगों को दिल्ली के को बात करने के लिए, क्या बात हुई है। तो ये जाके ऊपर खड़ा हुआ, तो किसी ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी, हालांकि उससे बच गया, लेकिन किसी ने इसके ऊपर फायरिंग कर दी, किसी की दिल्ली के किसी आदमी ने की होगी, जिसने भी की होगी, तो इसके ऊपर फायरिंग करी। जब इसके ऊपर फायरिंग हुई ना, तो इसने फिर सोचा कि अब नहीं, अब कुछ नहीं सोचना मुझे। इसने क्या किया, अपनी म्यान से तलवार निकाली, म्यान होता है ना जिसमें तलवार रखी जाती है, उससे तलवार निकाली और ऐसे खड़ी कर दी ऊपर। पुराने जमाने में अगर किसी राजा ने ऐसे तलवार ऊपर खड़ी कर दी ना, सूरज की किरणें पड़ रही है तलवार के ऊपर, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब तक ये तलवार दोबारा म्यान के अंदर न घुस जाए ना, जब तक सेना को मारना है, जो सामने आ रहा है सबको मारना है।
तो नादिर शाह ने ऐसे अपनी तलवार निकाल के ऊपर करी। अब आप उस राजा के ऊपर, मतलब नादिर शाह खुद राजा था, अब इनके ऊपर हमला हो रहा है, पहले इनके सैनिक मार दिए तो गुस्से में तो था ही, ठीक है। हालांकि इसको कुछ संकी भी बोलते थे, पर गुस्से वाली बात भी थी, कोई और राजा भी होता तो भी इतने गुस्से में आ ही जाता है ना। उसके ऊपर भी हमला हो रहा है, उसके सैनिक भी मारे जा रहे हैं, और ऐसी जगह पे जो उसने कब्जा किया, जो उसने हराई है, बहुत अच्छी तरह से हराई है जिस जगह को। अगर अपनी जगह पे होता, जो इनका खुद का ईरान का राज्य था, वहां पे होता तो शायद ये फिर भी समझ जाता, लेकिन किसी ऐसी जगह पे जहां उसको हराया, जहां इसने हराया है किसी को, वो भी इतनी जल्दी 3 घंटे के अंदर हरा दिया, वहां पे ऐसे लोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा बात है, गुस्सा तो आएगा ही। तो इसने अपनी तलवार निकाली और ऐसे ऊपर हवा में खड़ी कर दी, और इसके सैनिक ने फिर जो मारना शुरू किया ना, पूरे दिल्ली में इतने लोग मारे गए थे ना। इसके बारे में अगर आप किताब पढ़ोगे ना, मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें इतना कुछ लिखा हुआ था कि जो मुगल्स ने, ये जो मुगल साम्राज्य था, इन्होंने जो बहुत सुंदर वो बनाए हुए थे, गार्डन्स बनाए हुए थे, सब खूनम खान हो चुका था पूरे, मतलब पूरे दिल्ली में, एक एक गली में, जब तक इन्होंने करीबन 2 दिन तक इनके सैनिक मारते रहे थे। 2 डेज तक इनके सैनिक करीबन मारते रहे थे, है ना, जो लोग थे दिल्ली के। बोला जाता है कि 4 से 5 लाख लोगों को मारा गया था, है ना। 4 से 5 लाख नहीं, सॉरी, ये तो मैंने बहुत कम बता दिया। वैसे तो 4 से 5 लाख लोग जो है, कौन बोल रहा था, ये बोल रहे थे जो नॉर्मल सोर्सेज है, लेकिन न्यूट्रल सोर्सेज बोलते हैं 30,000 के आसपास लोगों को मारा गया था, ठीक है। ये 4 से 5 बोल दो, है ना, या कुछ लोग बोलते हैं 10 से 12 लाख को भी मारा गया था, लेकिन जो न्यूट्रल सोर्सेज बोलते हैं वो 30 लाख के आसपास बोलते हैं, ठीक है। जो किताबों में लिखा हुआ 30,000 के आसपास, ठीक है। और जो वैसे बोलते हैं उस समय के लोग, मतलब उस समय के लोग जो बोलते थे, क्या बोलते थे, 10 से 12 लाख लोगों को मारा गया था, ओके। तो पूरा जो दिल्ली था ना, सब जगह खून ही खून, ऐसे करके पूरा खून खान हो गया था। और फिर नादिर शाह में गुस्से में तो था ही, इसने क्या किया, सब जितने भी लोग थे उनके घरों को भी लूटा, इनके सैनिकों ने घरों को भी लूटा और सबको मारना भी शुरू कर दिया। इस बात से जब बहुत सारे लोग मर रहे थे, तो ये जो था मोहम्मद शाह फिर जाके घुटनों में पड़ा, किसके में, नादिर शाह में, उससे माफी मांगी कि मेरे लोगों ने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, और हमको छोड़ दो, हमारे लोगों को मत मारो, कत्लेआम को बंद कर दो। उसके बाद क्या हुआ, नादिर शाह ने क्या किया, इनसे, ये जो है आपका मोहम्मद शाह ने चाबी तो उसको दे रखी थी, तो सारा का सारा जो सोना था, बहुत सारा सोना जो था वो यहाँ से इससे लिया, बहुत सारे घोड़े, हाथी और बहुत सारे महिला और जो बच्चे थे उनको स्लेव की तरह, है ना, उनको अपना गुलाम की तरह लेके गया। और आपने कोहिनूर हीरे के बारे में तो सबने सुना होगा, कोहिनूर हीरा जो है, जो लेके गया था मुगल साम्राज्य से, वो कौन था, नादिर शाह था जो लेके गया था। तो एक सिंहासन था, किसका सिंहासन था, जो शाहजहां था ना, शाहजहां, उसका सिंहासन था। क्या नाम था उसका, पीकॉक थ्रोन, ठीक है, पीकॉक थ्रोन। पीकॉक मतलब मोर जो होता है, और थ्रोन मतलब सिंहासन, तो मोर का सिंहासन बोलते हैं। फिर पीकॉक थ्रोन जो था, उसके अंदर, उसके ऊपर लगा हुआ था, उसके ऊपर क्या लगा हुआ था, कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। और भी बहुत बड़े बड़े इसमें हीरे लगे हुए थे, लेकिन कोहिनूर हीरा उस समय पे सबसे बड़ा था, तो कोहिनूर हीरा इसके ऊपर लगा हुआ था। ये पूरा का पूरा थ्रोन जो है नादिर शाह लेके चला गया था, ये पूरा का पूरा थ्रोन नादिर शाह लेके गया था, इसी उसमें लेके गया था। पहले ऐसा नहीं करना चाह रहा था, पहले इसने खाली लड़ाई लड़ी और वहां पे आराम से रह रहा था, थोड़ा बहुत सोना लूट कर चला जाता। लेकिन इस समय पे ये जो बहुत सारा तो सोना लेके गया, इतने सारे लोगों को इसने मार दिया, फिर बहुत सारे, ये जो आपका पीकॉक थ्रोन है इसको भी ले गया, इसके ऊपर कोहिनूर लगा था। तो ये जो लेके गया था ना पीकॉक थ्रोन, ही उस चीज से लेके गया था कि ये मेरी ट्रॉफी है कि मैं इतने बड़ा जो राज्य है उसको हरा के आया हूं। क्योंकि देखिए मुगल भले ही उस समय पे इतने ताकतवर नहीं थे, राजा इतना ताकतवर नहीं था, सेना भी इतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन बड़ा बहुत राज्य था ये उस समय पे भी, बड़ा बहुत था ये जो राज्य था, मुगल साम्राज्य था, और पैसे भी इनके पास बहुत थे, ठीक है। तो इतना बड़ा साम्राज्य में हरा के आया हूं, इस उसमें एक ट्रॉफी की तरह लेके गया था अपने यहाँ पे, क्या, पीकॉक थ्रोन को, है ना। बाकी तो फिर जो कोहिनूर है, इनसे फिर ये जो मोहम्मद शाह, इससे फिर ये जो आपका दुर्रानी एम्पायर है अफगानिस्तान वाला, इसके पास आ गया। फिर ये वहां से आ गया किसके पास, ये जो आपका पंजाबी सिख एम्पायर था उसके पास आ गया, महाराणा रणजीत सिंह ले आए थे वहां से, है ना, उनको हरा के। और फिर उसके बाद वो अंग्रेजों के पास आ गया, ये तो फिर ऐसे चलाया, और अब तो अंग्रेजों के पास ये जो भी है पूरा। और शाहजहां के पास कहां से आया, जो पीकॉक थ्रोन में शाहजहां ने लगवाया था, ये नीचे साउथ में किन्नौर की खाने होती थी, वहां का जो साम्राज्य था उनको ये मिला था। और वहां से कौन ले आया था, जब उसको कब्जा आया था उस इलाके को, जो कुन्नूर वाले खाने हैं, जो खान थी कुन्नूर वाली, जहां पे हीरे मिला था, कोहिनूर मिला था, जहां पे कोयले की खान से, उस जगह को जब शाहजहां ने कब्जाया था, तो शाहजहां वहां से उसको ले आया, ठीक है। तो ये पूरी मैंने आपको पूरी टाइमलाइन बता दी है किसकी, कोहिनूर को। सबसे पहले कन्नूर की खानों में ये मिला, वहां से किसके पास आया, शाहजहां के पास। शाहजहां से मुगल साम्राज्य में चल रहा था, यहां तक आया मोहम्मद शाह रंगीला के पास तक। मोहम्मद शाह रंगीला से कौन ले गया, नादिर शाह ले गया। नादिर शाह से कौन लेके आ गया, अफगानिस्तान का जो दुर्रानी एम्पायर था वो लेके आ गया, दुर्रानी एम्पायर था ना। उसके बाद दुर्रानी उसके कौन ने ले लिया, अफगानिस्तान से किसने ले लिया, उनसे ले लिया महाराजा रणजीत सिंह ने, सिख एम्पायर के जो वो थे, है ना, फाउंडर। और जब सिख एम्पायर हार गया, जो आपका सिख एम्पायर हार गया 1849 में, तो किसके पास चला गया, ये 1849 में हार गया, तो किसके पास चला गया, अंग्रेजों के पास चला गया। अब तो अंग्रेजों के पास ही सबको पता है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आशा करता हूं को सारा कुछ इसके बारे में समझ गया होगा, मैंने पूरा बैकग्राउंड उसका बता दिया है कि बैटल ऑफ, या फिर करनाल का युद्ध, बैटल ऑफ करनाल या फिर करनाल का युद्ध क्यों हुआ था।
चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, 24 फरवरी 1948, 24 फरवरी 1948 को देखिए आज के दिन जयललिता का जन्म हुआ था। जयललिता कौन है? देखिए जयललिता का नाम आप सभी ने सुना होगा मेरे हिसाब से, तो ये जो है तमिलनाडु की सीएम रह चुकी है। कौन? मुख्यमंत्री रह चुकी है। कहा कि तमिलनाडु की जयललिता जी, हाँ तमिलनाडु की सीएम रह चुकी है, मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो न्यूज देखिए, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का जन्म हुआ था आज के दिन। कब? 24 फरवरी 1948। अगर इनका देखिए, इनका जन्म तो मैंने बता ही दिया, तो अगर इनके बारे में टाइमलाइन लिखे तो मतलब जो इनके जीवन पूरा जो जीवन है, जीवन काल क्या है, 24 फरवरी 1948। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? देखिए मृत्यु इनकी अभी थोड़े दिन पहले हुई है। कब हुई है आपकी इनकी मृत्यु? कब हुई है? थोड़े दिन पहले अभी इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 5 दिसंबर 2016 में इनकी मृत्यु हुई है। इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु हुई है 5 दिसंबर 2016 में इनकी मृत्यु हुई है। ये इनका जीवन काल है, ठीक है। तो ये पहले क्या थी? पहले ये टीवी एक्टर, एक मूवी एक्टर थी, है ना। ये पहले फिल्में बनाया करती थी, फिर फिल्मों के बाद ये फिल्म उसमें आ गई, क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स में आ गई। पॉलिटिक्स में आने के बाद ये देखिए पूरे 16 साल तक ये क्या रही है? पूरे 16 साल तक ये सीएम रही है, मतलब मुख्यमंत्री रही है तमिलनाडु की, पूरे 6 टर्म के लिए। एक टर्म कितने साल की होती है? 5 साल की होती है, लेकिन हालांकि बीच में भी खत्म हो जाती है, लेकिन एक टर्म को बोलते हैं तो पूरे 5 साल के लिए चलता है ना। एक बार मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो 5 साल के लिए बनते हैं, है ना। हालांकि बीच में सरकार गिर जाती है, बीच में हटना भी पड़ता है, एक साल में भी हट जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे नेता भी हैं जो 2-2 दिन में हट गए। कौन? चौधरी चरण सिंह जी को 2 दिन में हटा दिया गया था प्रधानमंत्री की पोस्ट से, तो ऐसे भी हट जाते हैं। लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है 6 टर्म के लिए बनी है, मतलब 6 बार बनी है टोटल, ठीक है। कब से कब तक? 1991 से लेके 2016 अपनी मृत्यु तक ये क्या रही है? अपनी मृत्यु तक ये वहां की सीएम रही है। 1991 से लेके 2016 तक ये वहां की सीएम रही है। कहा कि तमिलनाडु की, अपनी मृत्यु तक ये पूरी तमिलनाडु की सीएम रही है। ओके, ये राज्यसभा की मेंबर भी रही है। राज्यसभा की मेंबर कब से कब तक रही थी? ये रही थी आपकी 1984 से 89 तक। कब तक? 1984 से 89 तक। ओके, तो अब ये सीएम नहीं बनी है। सीएम कब बनी? 1991 में, और 2016 तक फिर ये सीएम रही है। समझ गए आप? तो इनके लिए इतना ही। जयललिता के देखिए वैसे तो इनका जीवन बहुत बड़ा है, अगर इनकी फिल्मी जो लाइन है वो भी मैं आपको बताने लगूं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे खाली इनका पॉलिटिकल करियर बताया, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे पूछा भी जाएगा जयललिता कौन थी, तो आपको सीएम ऑफ तमिलनाडु के नाम से इनको याद होना चाहिए, ठीक है। सीएम ऑफ तमिलनाडु के नाम से इनका जीवन मैंने आपको बता दिया। देखिए इनकी जो वैसी लाइफ थी, जो इनकी फिल्म वाली लाइफ थी ना, उसके बारे में आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। हालांकि अगर पूछ भी ले तो मैंने आपको बता दिया फिल्मों में काम कर दी थी, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कौन कौन सी फिल्मों में इन्होंने काम किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, 24 फरवरी 1967। 24 फरवरी 1967 को क्या हुआ था? जो हैदराबाद के अंतिम निजाम थे, है ना, जो आखिरी निजाम थे। निजाम कौन होते हैं? देखिए जैसे हम यहाँ पे शासक बोल रहे थे, उसी तरह से निजाम होते हैं, ठीक है। राजा ही होते हैं निजाम भी एक तरह से। तो जो आखिरी निजाम थे कहाँ के? हैदराबाद के। हैदराबाद है ना हमारा, कहाँ पे पड़ता है हैदराबाद? तो तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना की कैपिटल है। अभी तो आपके जो आपका आंध्र प्रदेश है उसकी भी कैपिटल है क्या? तेलंगाना। तो तेलंगाना नहीं, हैदराबाद जो है आपका, उसके आखिरी या फिर अंतिम कौन? निजाम की कौन? उस्मान अली। इनका निधन हुआ था आज के दिन 24 फरवरी 1967 को इनका निधन हुआ था। किसका? उस्मान अली, जो आखिरी निजाम थे कहाँ के? हैदराबाद के। ये 1911 में ये क्या बने थे? निजाम बने थे। और 1948 तक ये निजाम रहे थे, है ना। 1948 के बाद क्या हुआ? 1948 के बाद ये जो हैदराबाद है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर भारत ने इसको कब्जा लिया, है ना। आप जानते हैं इसके बारे में? ये जो है आपका हैदराबाद कैसे कैसे कब्जा आया था? जब आप ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे या फिर आजादी के बाद क्या क्या हुआ था ना, आजादी के बाद इसको कब्जा आया, 1948 में कब्जा आया था, ठीक है। तो जो कैसे कैसे कब्जा आया था, अगर इसके बारे में जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें आपके पास आएगा कि इंडिपेंडेंस के बाद हमने कौन कौन से राज्य कैसे कैसे कब्जा आए थे, ठीक है। ऐसे करके आएगा, क्योंकि पहले तो हम अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में बटे हुए थे। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 569 के आसपास या 583 के आसपास इतने हमारे यहाँ पे क्या थे? प्रिंसली स्टेट थे, जो राजाओं के द्वारा रूल किए जा रहे थे, है ना। फिर उनको हमने धीरे धीरे करके कब्जा आया था। ये जो आपका ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला जो किस्सा है, जो जम्मू एंड कश्मीर वाला है, वो भी तो उसी की वजह से शुरू हुआ है। राजा हरि सिंह का राज था यहाँ पे। फिर वो जो है चाह रहे थे हम बिल्कुल अलग रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान ने इनके ऊपर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने हमला कर दिया कश्मीर को लेने के लिए, तो वो इंडिया के पास आ गए। इंडिया के पास क्यों आ गए? कि हमको बचा लो, और उन्होंने इंडिया जो है कश्मीर को दे दिया। लेकिन पाकिस्तान ने जब तक कुछ हिस्सा कब्जा लिया था, समझ गया। ये जो पाकिस्तान वाला किस्सा है उसी की वजह से तो है। तो अगर मैं हैदराबाद की बात करूं, हैदराबाद में क्या हुआ?
हैदराबाद के जो निजाम है उस्मान अली, जब हमारा देश आजाद हुआ तो इनके पास पहुंचे, जो इंडियन गवर्नमेंट के लीडर्स थे वो पहुंचे कि जी हैदराबाद जो है अब इंडिया में मिला दो, इंडिया के बीचों बीच पड़ता है हैदराबाद, आपको पता ही है हैदराबाद की लोकेशन क्या है। तो इन्होंने क्या बोला, उस्मान अली ने बोला कि देखो या तो मैं अलग मुस्लिम एम्पायर रहूंगा, मतलब अलग बिल्कुल रहूंगा, ये जो पूरा हैदराबाद है, ये जो मेरा किंगडम है, ये जो मेरा राज्य है, ये बिल्कुल अलग रहेगा, है ना। मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम थे, मुस्लिम का राज्य था, तो मुस्लिम बिल्कुल अलग रहेंगे अब राज्य, या तो फिर मैं पाकिस्तान के साथ मिलूंगा, मैं हिंदुस्तान के साथ कभी नहीं मिलूंगा। ये किसने बोला, उस्मान अली ने बोला। अब देखिए अलग रहने की बात तो चलिए साइड में रखते हैं, है ना, लेकिन अगर ये पाकिस्तान के साथ मिलना चाह रहे थे किसी भी कंडीशन की वजह से, तो आप समझ रहे हो इंडिया के बीचों बीच पाकिस्तान की एक टेरिटरी है ना, पाकिस्तान को तो अभी झेलना मुश्किल हो जाता है, इतने सारे आतंकवादी हमले कर रहा है, जबकि वो साइड में, बॉर्डर के साइड में, और अगर बीच में हो जाए तो, अब बीच में होगा तो हमको एक पूरा वो देना पड़ेगा, इनको कॉरिडोर, जहां से आया जा सके, ये उनको रोक भी नहीं सकते, ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम मान लीजिए कोई लड़ाई हुई तो इनके लोगों को रोकना शुरू कर दिया हमने, समझ रहे हो आप। तो फिर देखिए कितना सारा वो हो जाता, कितनी सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है हमको। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये नहीं मान रहे थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या किया, लौह पुरुष ऑफ भारत, आयरन मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही तो मैक्सिमम काम किया था। जम्मू एंड कश्मीर वाले इलाकों को छोड़ दो जो जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था, और नॉर्थ के और 2-3 इलाके, बाकी जितने भी भारत की प्रिंसली स्टेट थी, इन सबको भारत में मिलाने का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए तो जो इनका स्टैचू बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता, क्योंकि इन्होंने सबको एक किया था, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, जितने भी राजा महाराजाओं की जो राज्य थे, इनको एक किया था। तो इन्होंने क्या किया, जब हैदराबाद, ये जो आपके हैदराबाद के निजाम है, उस्मान अली ये मान नहीं रहे थे, खुद सरदार पटेल गए इनके पास बात करने के लिए, लेकिन मान ही नहीं रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, सरदार पटेल ने ऑर्डर दे दिया कि आर्मी जाओ और घेर लो पूरे हैदराबाद को चारों तरफ से। आर्मी ने पूरे हैदराबाद को घेर लिया। इनकी सेना इतनी बड़ी थी नहीं, अभी अभी अंग्रेजों से भी तो आजाद हुए ना, भले ही इन्होंने अंग्रेजों के मतलब अपना राज्य चला रहे थे, लेकिन इनके ऊपर राज तो अंग्रेजी कर रहे थे, इतनी बड़ी सेना इनकी थी नहीं। अंग्रेज सब अभी जो है क्या अभी अभी निकले हैं, जैसे भारत आजाद हुआ अभी ये भी आजाद हुए। उसके बाद क्या हुआ, जब पूरे भारत की सेना ने पूरे हैदराबाद को घेर लिया, तो उसके बाद इनको घुटने टेकने पड़े, और घुटने टेक के फिर इन्होंने क्या किया, साइन किया, जो डॉक्यूमेंट था उसको साइन किया, और भारत का हिस्सा बन गए। ओके, कौन, आपके उस्मान अली। इनकी मृत्यु हुई थी आज के दिन, कब, 24 फरवरी 1967 में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, 24 फरवरी 2010, 2010। आज के दिन क्या हुआ था, ये तो न्यूज ही पढ़ लेते हैं, फिर समझाऊंगा आपको, इंटरेस्टिंग सी न्यूज है। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का पहला दोहरा शतक बना। देखिए जो भी लोग सचिन तेंदुलकर से प्यार करते होंगे या क्रिकेट को बहुत ज्यादा देखते होंगे, भारत में क्रिकेट वैसे भी देखा जाता है, तो उनके लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं बहुत पसंद करता हूँ क्रिकेट को, और सचिन तेंदुलकर को तो सभी पसंद करते हैं। तो देखिए आज के दिन क्या हुआ था, 2010 में 24 फरवरी को सचिन तेंदुलकर ने, या फिर यहाँ पे जो लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का पहला दोहरा शतक। दोहरा शतक मतलब, शतक क्या होता है, शतक होता है आपका 100 रन, और दोहरा शतक 200 रन जो बने थे। पहली बार जो 200 रन बने थे आपके आज के दिन बने थे, किसने बनाए थे, सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे। तो गॉड ऑफ क्रिकेट है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे। आज के दिन किसके खिलाफ खेलते हुए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए। हम लोग जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे थे, कहां पे, ग्वालियर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे थे। पहले खेलते हुए भारत ने 401 रन बनाए, जिसमें से 200 रन, पूरा 200 रन बनाए थे किसने, सचिन तेंदुलकर सर ने। किसने बनाए थे, सचिन तेंदुलकर सर ने। नॉट आउट रहे थे, नॉट आउट रहे थे किसके खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में, 24 फरवरी 2010 में। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने बना दिया, हालांकि मैक्सिमम टाइम इंडियंस ने ही बनाया है ना, मैक्सिमम टाइम इंडियंस ने बनाया, लेकिन जो सबसे पहली बार बनाया था, किसने बनाया था, सबसे पहली बार बनाया था सचिन तेंदुलकर सर ने। ठीक है, कब, 24 फरवरी 2010 को। देखिए जो क्रिस गेल है, क्रिस गेल को आप सब जानते हो, वेस्ट इंडीज के बहुत बड़े प्लेयर है, आईपीएल चलता है तो सब जानते हैं बहुत अच्छे से क्रिस गेल कौन है, वो बेंगलोर की तरफ से खेलते थे। तो जो आपके क्रिस गेल है ना, क्रिस गेल ने भी आज ही के दिन बनाए थे। क्रिस गेल ने भी 24 फरवरी को ही बनाए थे, लेकिन 2015 में बनाए थे। ठीक है, ये एडिशनल न्यूज है, मैं आपको बताता हूँ। 24 फरवरी को ही बनाया था उन्होंने भी, लेकिन 2000 कब बनाया था, 2015 में उन्होंने बनाया था जिम्बाब्वे के खिलाफ। हमने किसके खिलाफ बनाया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो सचिन तेंदुलकर साहब ने बनाया था। इनके बाद किसने बनाया था, अगर पूरी टर्मलाइन देखें तो 2010 में किसने बनाया, 2010 में बनाया सचिन तेंदुलकर सर ने सबसे पहली बार। उसके बाद किसने बनाया था, उसके बाद बनाया था वीरेंद्र सहवाग ने बनाया था। किसके खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ किसने बनाया था, सहवाग ने। कब बनाया था, 2011 में, नेक्स्ट ईयर बना दिया था 2011 में। उसके बाद रोहित शर्मा के बारे में तो सभी जानते हो, 3 बार बना रखा है उन्होंने, एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 2 बार श्रीलंका के खिलाफ। ठीक है, फिर 2013 में इन्होंने बनाया था, रोहित शर्मा ने 2013 में बनाया है, फिर उसके बाद 2014 में बनाया है, और उसके बाद 2017 में बनाया है।
ठीक है। तो पहली बार बनाया 2014 में 209 रन बनाए थे। ये जो वीरेंद्र सहवाग ने 219 रन बनाए थे, ठीक है, 219 रन। जो रोहित शर्मा ने 2013 में बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें कितने रन बनाए थे? इसमें बनाए थे 209 रन। इसमें बनाए थे इन्होंने 209 रन, दिख रहा है ना आपको? हाँ, 209 रन बनाए थे इन्होंने, यहां लिख देते हैं साइड में, हाँ दिख रहा है आपको, 209 रन बनाए थे इन्होंने यहाँ पे। दूसरी बार में जो श्रीलंका के खिलाफ बनाया था 264 रन, आज तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं। अच्छा, जो सचिन तेंदुलकर है, एक चीज बता दूं आपको, सचिन तेंदुलकर ने जो 200 बनाए थे, इससे पहले हाईएस्ट स्कोर क्या हुआ होगा? ये जो आपका एक दिवसीय मतलब वनडे मैच जो होते हैं 50-50 ओवर के, इसमें इससे पहले हाईएस्ट स्कोर क्या हुआ होगा? इससे पहले हाईएस्ट स्कोर था पाकिस्तान के सईद अनवर का 194 ना, 194 सईद अनवर का। ओके, इसी को रिकॉर्ड, इन्हीं को रिकॉर्ड को तोड़ा था, सईद अनवर के रिकॉर्ड को तोड़ के सचिन तेंदुलकर जी ने 2010 में 200 रन बनाए। फिर उसके बाद 2019 में, सॉरी 2011 में 219 किसने बनाए? वीरेंद्र सहवाग ने 2011 में। फिर किसने बनाए? रोहित शर्मा ने 2013 में, किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209। फिर 2014 में इन्होंने बनाए, किसने? बीच में और भी बनाए थे, लेकिन जो इनके पहले रोहित शर्मा के बताया था, रोहित शर्मा ने फिर दूसरा कब बनाए? श्रीलंका के खिलाफ 264 2014 में, और 2017 में 208 श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है। ये हो गए रोहित शर्मा के। फिर उसके बाद क्रिस गेल के मैंने बता दिया आपको, क्रिस गेल ने कितने बनाए थे? क्रिस गेल ने बनाए थे आपके 215। ये भी नॉट आउट रहे थे, किसके खिलाफ? जिम्बाब्वे के खिलाफ, ठीक है, जिम्बाब्वे के खिलाफ। वेस्ट इंडीज के हैं क्रिस गेल, और जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाए थे, ठीक है। कब बनाए थे? 2015 में, 24 फरवरी 2015 में, 24 फरवरी 2015 में इन्होंने बनाए थे। किसने? क्रिस गेल ने। क्रिस गेल के बाद मार्टिन गुप्टिल कहां के हैं? मार्टिन गुप्टिल है आपके न्यूजीलैंड के। अच्छा, आपको याद है 2019 का जो सेमीफाइनल वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, सॉरी इंडिया और न्यूजीलैंड का, तो उसमें जो आउट हुए थे आपके MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी आउट हुए थे, तो जो थ्रो मारी थी, रन आउट हुए थे ना, जो थ्रो मारी थी, वो जो प्लेयर थे कौन थे? मार्टिन गुप्टिल, न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, है ना। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था 2019 के वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल हुआ था, इंडिया हार गई थी, तो मार्टिन गुप्टिल थे वो प्लेयर। तो इन्होंने भी एक बार 200 मारा हुआ, किसके खिलाफ? इन्होंने भी किसके खिलाफ मारा हुआ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ मारा हुआ है मार्टिन गुप्टिल ने, ठीक है। इन्होंने कब मारा था? इन्होंने मारा था 2015 में, इन्होंने भी 2015 में मारा है। उसके बाद पाकिस्तान के फखर जमान, इन्होंने मारा था 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ। उसके बाद ईशान किशन, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले मारा है, कब? 2022 दिसंबर में मारा है। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ मारा है ना 2010 का, है ना। और उसके बाद सुमन गिल, बिल्कुल लेटेस्ट जो है सुमन गिल, जिन्होंने अभी जनवरी 2023 में मारा है। किसके खिलाफ मारा है? न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो अगर देखें, अगर इसमें टोटल कितने प्लेयर्स हैं? सचिन तेंदुलकर 1, वीरेंद्र सहवाग 2, रोहित शर्मा 3, क्रिस गेल, फिर उसके बाद मार्टिन गुप्टिल, फखर जमान, ईशान किशन और शुभमन गिल, 9 हो गए टोटल, नहीं 8 हो गए टोटल, 8। तो 8 में से इंडिया के कितने हैं? इंडिया के सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन और शुभमन गिल, 5 तो इंडिया के हैं। 8 में से 5 तो इंडिया के हैं, ठीक है। और अगर पूरी 100 लगा दी जाए तो 8 पूरी 100 और 2 और जो 3 मारी है ना रोहित शर्मा ने, तो 8 में तो उनकी लग गई और 2 और लगा लो, पूरी 10 लगी है, जिनमें से 10 में से इंडियन लोगों ने कितनी मारी? 7 जो है इंडियन नहीं मारी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आज की। फिर अब क्या देखते हैं? आज की विदेश की घटनाएं देखते हैं। अब विदेश की घटनाएं कौन कौन सी विदेश में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? 24 फरवरी 304, 24 फरवरी 1304, 300 नहीं 1304 में क्या हुआ था? एक बहुत फेमस लेखक थे, कौन? इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता ये अरब लेखक थे, अरब लेखक भी थे और ट्रेवलर्स भी थे। ट्रेवलर कौन? जो घूमते हैं जगह जगह पे, है ना। आज के लोग, आज के दिन पे भी ट्रेवलर्स होते हैं ना, उसी तरह से क्या होते थे? ट्रेवलर थे उस समय पे, सबसे बड़े ट्रेवलर माने जाते थे उस समय पे। कौन? इब्न बतूता। तो ये भारत में भी आए थे, है ना। इसीलिए मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत से भी लिंक है, भारत में भी आए थे। जब मोहम्मद शाह तुगलक थे ना, भारत के जो दिल्ली सल्तनत के राजा जो थे, दिल्ली सल्तनत चल रही थी, तो जो तुगलक एम्पायर चल रहा था उस समय पे, तुगलक साम्राज्य, तो तुगलक साम्राज्य को जो हेड कर रहे थे उस समय पे कौन कर रहे थे? मोहम्मद शाह तुगलक। कुछ ही दिन पहले गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी, उसके तुरंत बाद मोहम्मद शाह तुगलक बन गए थे वहां के राजा तुगलक साम्राज्य के दिल्ली सल्तनत में। तो तभी आए थे कौन? इब्न बतूता, ठीक है, तभी आए थे इब्न बतूता। इन्होंने अपनी जो बुक लिखी है, जो किताब लिखी है घूमने वाली ना, उस किताब के बारे में बताऊंगा। उसमें इन्होंने गियासुद्दीन तुगलक के बारे में भी डिस्कस किया है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिस्कस किया है, और भारत के बारे में बहुत सारी चीज डिस्कस की है। जैसे कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो है, इनको क्या बताया? जो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड था ना,
जो जितनी भी मुस्लिम वो थी, जो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड था, मुस्लिम वर्ल्ड मतलब जहां पे भी मुस्लिम की वो थी, राज चल रहे थे, साम्राज्य थे, सबसे ज्यादा जो अमीर था कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के थे, भारत उस समय पे सबसे अमीर था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक उस समय पे सबसे वेल्डियस, सबसे अमीर लोग बताए गए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारी तारीफ करी है, और भी इनकी जो ये बहुत सारे वो करते थे रूल्स वगैरह, रेगुलेशन वगैरह, जो इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था उसकी। फिर ये यहाँ के बाद मुगल साम्राज्य के बाद ये राजपूत एम्पायर में भी घूमे थे, जो भारत का राजपूत साम्राज्य था उसमें भी घूमे थे, राजस्थान वगैरह में। तो वहां पे इन्होंने किस चीज की तारीफ करी है? वहां पे इन्होंने तारीफ की है जो कितने बड़े बड़े योद्धा थे, जो राजपूत थे, बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, है ना। और इनकी जो वो करते थे, महल हुआ करते थे, बहुत सुंदर सुंदर महल थे, पूरी इनकी बढ़िया बढ़िया बाउंड्री हुआ करती थी, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था, है ना, जो आर्किटेक्चर था बहुत अच्छा हुआ करता था। फिर जो आपके शहर हुआ करते थे वो बहुत ब्यूटीफुल हुआ करते थे। पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा इन्होंने इसी जगह पे देखी थी कहां पे? जो आपके राजपूत एम्पायर थे, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे करके पूरे भारत के बारे में डिस्क्राइब किया है। इनकी एक किताब है, अब किताब का नाम मुझे देख के बताना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है किताब का नाम, बहुत लंबा सा नाम है किताब का, आप लिख लीजिएगा, अगर आपको याद हो जाए तो अच्छा है। देखिए किताब का नाम क्या था? किताब का नाम था आपका A Gift to Those Who Contemplate the Words of City and Marvel of Traveling, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में इसको द रिहाल बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे? द रिहाल, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते थे। तो अगर हम बुक के नाम की बात करें तो बुक का नाम क्या है? पहले धीरे धीरे देखते हैं, आपने लिख लिया और नहीं लिखा तो दोबारा लिख लीजिए। द गिफ्ट टू दोस्त, ये जो मेरी किताब है, जो इनका पूरा रिकॉर्ड था जितने भी घूमे हैं, ये देखिए इस तरह से मान लीजिए आप आज के समय पे आप यूट्यूब पे देखते हो बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं ना, जो ट्रैवल करते हैं, पूरी सीरीज बनाते हैं, हम यहाँ गए, क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा। उसी तरह से इनका जो पूरा ब्लॉग टाइप था, ये वीडियो ब्लॉग होते हैं, वो क्या करते थे? वो उस समय पे लिखते थे, फोन तो होते नहीं, जो समय जो वीडियो बनाए, फोटो खींचे, तो क्या करते थे? ये लिखते थे। तो जो इन्होंने पूरी किताब, इनका जो पूरा इनका डॉक्यूमेंट था ना, ये जो पूरी किताब थी, इसके ऊपर इन्होंने पूरा जो भी इन्होंने ट्रैवलिंग की सबके बारे में लिखा था, और इनको इन्होंने डेडिकेट कर दिया। किस लिए? लोग अगर कोई और आदमी कोई और जो है एक्सप्लोर करना चाहता पूरी दुनिया को, तो इसमें मैंने लिखा है कि क्या कहां जगह पे उसको जाना बहुत जरूरी है, जाना चाहिए, ठीक है। तो किताब का नाम क्या था? अ गिफ्ट टू दोस्त, उनके लिए एक गिफ्ट है जो टू कंटेम्पलेट द वर्ड ऑफ सिटीज, मतलब जो बहुत सुंदर सुंदर जगह है, जो बहुत सुंदर सुंदर शहर हैं, जो वहां पे जाना चाहते हैं, एंड मार्वल ऑफ ट्रैवलिंग, और जो घूमने की बहुत ज्यादा वो रखते हैं, मतलब जिनको घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, उनके लिए मेरा ये गिफ्ट है। उसी किताब में इन्होंने इनके बारे में लिखा था, राजपूतों के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में, है ना, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इनके बारे में, गिस्विन बिन तुगलक के बारे में इन्होंने उसी किताब में लिखा था। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते थे? द रिहाल, किताब को कहते थे द रिहाल, ठीक है। तो ये हो गया इब्न तूता के बारे में, ठीक है। तो इब्न तूता के बारे में आपको इसलिए जानना है क्योंकि भारत में भी आए थे, बहुत जगह तो घूमे थे, चाइना आसपास। ये इनका पता है जो इनका फोकस एरिया था, जहां ये घूमते थे, वहां घूमते थे जहां ज्यादातर मुस्लिम साम्राज्य हो, है ना, जहां ज्यादातर मुस्लिम एम्पायर हो। तो मुगल साम्राज्य भी आपका मुस्लिम था, पर मुगल साम्राज्य के टाइम तक थे भी नहीं, मुगल साम्राज्य से पहले ही मर गए थे। कब इनकी डेथ हुई थी? इनकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी 1369 में। जन्म कब हुआ? 24 फरवरी 1304 में, और 1369 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य तो 1526 में जाके आया, अभी तो बहुत दूर है मुगल साम्राज्य, ठीक है। तो इनकी ये जो किस समय पे आए थे? ये समय पे आए थे जब उस समय दिल्ली सल्तनत का राज चल रहा था भारत में, और तुगलक एम्पायर राज कर रहा था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार देख लीजिए पूरा बोर्ड, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, बोर्ड भी आपने पूरा देख लिया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करना है? एक सिंपल सा काम, वीडियो देखिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए कि हमारी ये समझ में नहीं आया, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी 25 फरवरी की, उसमें मैं आपको समझा दूंगा जो भी आपकी समझ में नहीं आया होगा। बाकी मैंने पूरी मेहनत से आपको एक एक पॉइंट समझाया है ना, पर फिर भी होता है बहुत जल्दी समझ में नहीं आता, कई चीजें ऐसी होती है जो मेरे को लगता है समझ में आ गई आपको, लेकिन नहीं आई, तो आप बिना किसी झिझक के कि आप सोचो कि सर ने बता दिया, हम पूछेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, या कोई बच्चा और क्या सोचेगा, किसी को पता नहीं चलेगा आप क्या पूछ रहे हो क्या नहीं पूछ रहे हो, और पता भी चल जाएगा तो क्या दिक्कत है? पढ़ी इसीलिए रहता कि सब कुछ पता चले ना, जो पेपर में नंबर आएगा, खाली देखने से थोड़ी नंबर आएगा। तो इस वजह से आपको पूछना है, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको क्लियर करना है, ठीक है। तो आप पूछिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां पूछ लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल आज के इतिहास की 25 फरवरी की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।